सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। ज़िमनी इंतखाबात का नतीजा, मकबूलियत की गलतफहमी का खात्मा, मखसूस सियासी जमात का बयानिया अवाम ने मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान पर हमला और एक और दहशतगर्दी बेनकाब। दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन का इस्तेमाल कैसे रुकेगा? और इंतखाबात के पहले मरहले में मोदी को शदीद मायूसी का सामना। मोदी के मुस्लिम दुश्मन बयानात की हकीकत खुलकर सामने आ गई। प्रोग्राम का आगाज करूंगी आज की पहली बड़ी खबर के साथ। इंतखाबात के जो नताइज हैं, वोटर्स ने मखसूस सियासी जमात का बयानिया मुस्तरद कर दिया है। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बहुत सी जो गलत फहमियाँ हैं उनका अजाला कर दिया गया है, क्योंकि आप किसी को एक बार झूठ बोलकर धोखा दे सकते हैं, 2 बार झूठ बोलकर बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन हमेशा झूठ बोलकर किसी को भी धोखा नहीं दिया जा सकता। लेकिन कुछ लोग जो खुद को कह लें कि अक्ले कुल समझते हैं, उन्हें शायद पता नहीं है कि ये गलत फहमी जो होती है कि पता नहीं वो बार बार झूठ का मंजन बेचेंगे और जो बात वो मुंह से निकालेंगे पाकिस्तानी अवाम शायद आंखें बंद करके उस पर मीनों यकीन कर लेगी। ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। ये वक्त बदल चुका है, लोग बहुत ज़्यादा बाशऊर हो चुके हैं और वो बार बार झूठे दावों बयानात से धोखा नहीं खाते हैं, बल्कि हकाइक को सामने रख कर फैसला करते हैं। अगर अवाम की इस राय का एहतराम करते हुए अपनी इस्लाह की जाए तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर होगा, और अगर इसे झूठ का लिबादा पहनाकर मखसूस बयानियाँ फैलाने की कोशिश की जाए तो फिर जैसे मैंने पहले कहा कि आप बार बार झूठ बोलकर अवाम को बल्कि ख़ुद को धोखा देते हैं, और जब अवाम अपना फ़ैसला सुना देते हैं फिर पता चल जाता है कि झूठ का मंजन हर बार नहीं बिक सकता, ये नामुमकिन होता है। अच्छा, पिछले 2 साल से एक मखसूस सियासी जमात ख़ुद को पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मकबूल जमात करार देती आ रही है। कभी मजलूमियत का रोना रोकर, कभी सियासी इंतकाम का इल्ज़ाम लगाकर, कभी सोशल मीडिया पर झूठी सच्ची वीडियोज़ के ट्रेंड चलाकर। इस जमात और इसके जो पैरोकार हैं उन्होंने ख़ुद को सबसे महान करार दिया। जिसने उनकी राय से इख्तलाफ किया उसका इलाज करने के लिए एक पूरी गालम गलोच ब्रिगेड इन लोगों ने बाकायदा तैयार कर रखी है, जो अपने बयानिए से इख्तलाफ करने वाले पर टूट पड़ती है बाकायदा। लेकिन सोशल मीडिया और हकीकी दुनिया में थोड़ा सा फ़र्क होता है, बल्कि मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। सोशल मीडिया पर तो आप कुछ भी करके बोट्स का जादू चलाकर ख़ुद को सबसे ज़्यादा मकबूल या पॉपुलर साबित कर सकते हैं, लेकिन ये मकबूलियत कितनी हकीकी होती है इसका पता हकीकी मैदान में जाकर चलता है, जहाँ वोट्स नहीं बल्कि जीते जागते इंसान फ़ैसला करते हैं कौन सबसे ज़्यादा मकबूल है। और एक इंसान किसी को उसकी परफॉर्मेंस की वजह से, कारकर्दगी की वजह से पसंद या नापसंद करता है। इस मखसूस जमात ने 8 फरवरी को होने वाले जो आम इंतखाबात हैं उससे पहले औरत कार्ड के ज़रिए, मजलूमियत कार्ड के ज़रिए ख़ुद को मजलूम साबित किया। पहले 9 मई के ज़रिए इदारों पर हमलावर हुई, शोहदा के मुजस्मों की तौहीन की गई, कौमी सलामती के इदारों की तनसीबात को नुकसान पहुँचाया गया, और जब रियासत हरकत में आई और शरपसंदों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हुई तो फिर इन लोगों ने ये झूठ घड़ा कि इसे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आती है कि अगर किसी गलत काम के ख़िलाफ़ आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है किसी गलत काम की वजह से, तो ये सियासी इंतकाम कैसे हो जाता है? ये तो अपने कारकुनों को, इदारों की जो तनसीबात हैं, शोहदा के मुजस्मे हैं, उनकी तौहीन पर उकसाने से पहले आपको सोचना था ना। उस वक्त दिमाग पर सिर्फ वो मकबूलियत का, पॉपुलैरिटी का भूत सवार था। रेड लाइन की गर्दान करते हुए इसके शरपसंदों ने मुल्क की सलामती की जो रेड लाइन अबूर कर ली, क्रॉस कर ली, और फिर उसका खमियाजा भुगतना। लेकिन ये इतने चलाक लोग हैं कि इस मखसूस जमात ने इसे मजलूमियत कार्ड के तौर पर प्ले किया। सोशल मीडिया पर बाकायदा मुनज़्ज़म मुहिम चलाकर ख़ुद को मजलूम साबित करने की कोशिश की। अच्छा, 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उसमें इसका जो मजलूमियत कार्ड है थोड़ा सा काम दिखा गया, जिसके बाद हुआ क्या कि इनके हौसले थोड़े बुलंद हो गए कि हमारा कार्ड बिक गया है, और इसके कारकुनों ने एक बार फिर से झूठ का मंजन बेचना शुरू कर दिया। लेकिन आखिर कब तक अवाम की आंखों में धूल झोंकी जा सकती है? ज़िमनी इंतखाबात तक पहुँचते पहुँचते इनके जो चेहरे हैं उससे निकाब उतरना शुरू हो गया, और अब अवाम ने बुरी तरह से मुस्तरद कर दिया है। अच्छा, 21 अप्रैल 2024 को होने वाले
कौमी और जो सूबाई असम्बलियों के ज़िमनी इंतखाबात हैं उनके गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 11 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है और जो दीगर जमातें हैं जिनमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसने 2, पीपल्स पार्टी ने 2, काफ लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी BNP ने 1-1 नशिस्त पर कामयाबी हासिल की है। अच्छा, मीडिया रिपोर्ट्स क्या बताती हैं कि मजमूई तौर पर पोलिंग जो थी वो पुरअमन रही, जो कि झूठ और धोखे वाली बात नहीं है। इसका बड़ा सबूत अगर देखना हो तो आप ये पख्तूनख्वा में देख सकते हैं, जिसे लोग अपना क्या कहते हैं गढ़ करार देते हैं, जहाँ ये बार बार मुसलसल कह लें कि हुकूमत बनाने में कामयाब हुए हैं। वहाँ की अगर मैं बात करूँ तो हैरान कुन तौर पर बाजोड़ में अपनी नशस्तों पर इस पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वज़ीराबाद, गुजरात में भी हालात मुख्तलिफ नहीं हैं। सूबाई असम्बली की जो नशस्त है वहाँ पर सीनियर कह लें तजर्बाकार सियासतदान चौधरी परवेज़ इलाही साहब को उनके अपने नौजवान भतीजे उसने इबरतनाक शिकस्त दे दी, जबकि मुनस इलाही को भी हार का सामना करना पड़ा। लाहौर में नून लीग और इत्तेहादियों ने क्लीन स्वीप किया और ये जो नताइज हैं ये चीख चीख कर बता रहे हैं कि झूठ का बयानिया हर बार ना चल सकता है ना बिक सकता है। अब इन ज़िमनी इंतखाबात के नताइज को देखते हुए एक बात बड़ी क्लियर हो जाती है, बड़ी वाज़ेह हो जाती है, वो ये कि अवाम ने अपना फ़ैसला सुनाते हुए वाज़ेह तौर पे ये मैसेज दिया है, पैगाम दिया है कि वो नफ़रत, इंतशार, तशद्दुद की सियासत को रिजेक्ट करते हैं, मुस्तरद करते हैं और सिर्फ मुल्क की तरक्की चाहते हैं। वही बात सुनेंगे जो तरक्की की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। अपने वोट के ज़रिए पाकिस्तान के अवाम ने ये बाकायदा पैगाम दे दिया है कि मुल्क को इस वक्त बहुत ज़्यादा संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं, जिसमें नंबर 1 जो चैलेंज है वो मईशत है, मुआशी चैलेंज है और इन चैलेंजेस से निमटने के लिए नफ़रत, तशद्दुद, इंतशार को छोड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इनके साथ मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। ना पहले कुछ निकला ना बाद में कुछ निकलना है। और काबिल गौर बात, ज़रा गौर कीजिएगा कि 8 फरवरी 2024 को जो होने वाले इंतखाबात हैं उसमें जो पाकिस्तान के वोटर्स हैं उन्होंने PTI को खैबर पख्तूनख्वा में वाज़ेह मैंडेट दिया था। यानी लोगों को तवक्को थी, एक्सपेक्टेशन थी कि अब उसके पास सूबे के अवाम के जो दरीना मसाइल हैं हल ना करने का कोई बहाना नहीं रहेगा। नौजवान के लिए जो रोज़गार के मौके हैं वो कह लें कि पैदा करने की कोशिश होगी। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर करने की मनसूबाबंदी की जाएगी। मगर हुआ क्या? कुछ भी नहीं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में वाज़ेह मैंडेट के बावजूद PTI, विफाक और जो दीगर सूबे हैं उनके साथ टकराव की सियासत पर गामजन गए। अच्छा, कर लें आप टकराव 1 मिनट के लिए, चले मान लेते हैं आपको टकराव पसंद है, मगर इससे मिलेगा क्या, होगा क्या? आपकी जो सियासत है वो चमकेगी, लेकिन नुकसान किसका होगा? सारा नुकसान सूबे के अवाम का होगा और हो रहा है। ऐसे में जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उनके नताइज एक और बात को बड़ा वाज़ेह करते हैं कि अवाम PTI की जो मनफी सियासत है ना उससे अब तंग आ चुकी है। अवाम चाहती है तरक्की की बात हो, आगे की बात हो, इसीलिए उसे अपना गढ़ जो बाजोड़ है वहाँ पे भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अच्छा, तो फरवरी के इंतखाबात के बाद सियासी और ये जो मुल्की मंजरनामा है उस पर अगर नज़र डालें तो आप देखते हैं कि विफाक में नई हुकूमत के क़याम के साथ ही हुकूमत और जो रियासती इदारे हैं उन्होंने अवाम के मसाइल के हल के लिए जो कोशिशें हैं उनका आगाज़ किया है, जिसके नताइज अब आना शुरू हो गए हैं। अच्छा, विफाकी हुकूमत की कामयाब आप खारिजा पॉलिसी कह लें, जिसकी वजह से सऊदी अरब का जो आला सतह का वफ्द है वो पाकिस्तान के दौरे पर आया और इस दौरे में मुल्क में जो सरमायाकारी है उसके मुआहदों पर दस्तखत हुए और IMF की जानिब से ये जो कर्ज प्रोग्राम है उसकी मंजूरी, फिर वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से कई मंसूबों के लिए आप कह सकते हैं कि जो फंडिंग की मंजूरी दी गई और ये दलील है इस बात की कि हुकूमत अवाम की मुश्किलात को कम करने के लिए कोशिशें करती नज़र आ रही है। अब ईरान के जो सदर हैं वो भी पाकिस्तान में हैं, जिनके साथ एक आला सतह का वफ्द भी आया है और उम्मीद तो यही है पूरी कि सऊदी अरब की तरह ईरान के साथ भी जो सरमायाकारी के हवाले से जो बड़े मंसूबे हैं उन पर दस्तखत होंगे और आने वाले दिनों में ज़ाहिरी बात है कि जो मज़ीद गैर मुल्की सरबराहान के पाकिस्तानी दौरे की खबरें आ रही हैं उन दौरों से और मुआहदों से यकीनी तौर पर उम्मीद की जा सकती है और यही उम्मीद की जा सकती है कि मुल्क में खुशहाली का एक नया दौर शुरू होगा इंशाअल्लाह। अब हम देखते हैं कि तमाम जो इक़दामात हैं जो हुकूमत उठा रही है या माजी करीब में पाकिस्तान के मुआशी और जो सिक्योरिटी चैलेंजेस को हल करने के लिए हुकूमत और रियासती इदारों ने किए, इसमें सबसे बड़ी रुकावट चाहे कि वो अमली हो या फिर बयानिए की सूरत में हो वो PTI ने ही खड़ी की है। जैसा कि सबूत देख लें कि धांधली के इल्ज़ामात, IMF को ख़त, यूरोपीय यूनियन को ख़त, रियासती इदारों पर बेबुनियाद इल्ज़ामात, दोस्त ममालिक पर इल्ज़ामात, ज़िमनी इंतखाबात से पहले
एक जाली ख़त की शक्ल में हम ये देख चुके हैं। लेकिन जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में शुरू में आपसे कहा था कि आप बार बार झूठ बोलकर धोखा नहीं दे सकते, और अब आप बाशऊर आवाम को इस मखसूस सियासी जमात का ये जो मुल्क दुश्मन एजेंडा है वो समझ में आना शुरू हो गया है कि वक्त के साथ साथ जो हक़ाइक़ हैं वो भी खुलकर सामने आ रहे हैं। वो बयानिए जिसके ज़रिए मखसूस सियासी जमात रियासती इदारों और मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाना चाहती थी, अब ख़ुद इस नुकसान का शिकार होती बाकायदा नज़र आ रही है। मखसूस सियासी जमात कह लें कि धड़े बंदियों का बाकायदा शिकार हो चुकी है। कहते हैं ना कि गलती करना जो होता है ना कि वो इतना शायद बुरा नहीं होता, गलतियों से सीखना चाहिए। गलतियाँ होती हैं आपकी इस्लाह के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि मखसूस सियासी जमात क्या अपने बयानिए पर नज़र सानी करेगी, ये देखेगी कि इससे मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है, इनको खुद कितना नुकसान हो रहा है। अगर ये ऐसा नहीं करती है तो ये बात इस जमात को समझ लेनी चाहिए कि मुस्तकबिल की सियासत में इसके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा होंगी, आसानी नहीं होगी, क्योंकि हुकूमत ने अवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए अब ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ तो करना है। और अब तो हुक्मरान जमात और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जानिब से जो किए जाने वाले ये जो इक़दामात हैं इनके नताइज भी नज़र आना शुरू हो गए हैं। अब इसीलिए जो वोटर्स का रुझान है वो मनफी से मुस्बत सियासत की तरफ चला गया है। अब इन मुस्बत अवामिल की रोशनी में आवाम को इस बात का यकीन हो गया है कि मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद हल सियासी और मुआशी इस्तेहकाम में छुपा हुआ है। और ये जो हर वक्त मार धाड़, पकड़ो पकड़ो, चोर चोर इल्ज़ामात की सियासत अब फ़ायदा मंद नहीं होगी। पहले भी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो अवाम ने कह दिया कि अब ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा, बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की जानिब। आप इसे बस बदकिस्मती कह लें या हमसाया मुस्लिम मुल्क से हमदर्दी का खुमियाजा कह लें, मगर क्या में पाकिस्तान से अब तक हमारे साथ ऐसा ही हुआ है कि हमने जिनका मुश्किल वक्त में साथ दिया उन लोगों ने ही हमें मुश्किल में डाले रखा। मैं बात कर रही हूँ अफ़गानिस्तान की, जिसे गैर मुल्की तसल्लुत से आज़ाद कराने के लिए पाकिस्तान ने अफ़गानों की भरपूर मदद की। जंग के दौर में लाखों लाख अफ़गानियों को हमने अपनी सरजमीन पर पनाह दी। दहाइयों तक इन अफ़गान मुहाजिरीन की मेज़बानी की हमने, मगर बदले में हमें क्या मिला? असले की, मुनशियात की स्मगलिंग का तोहफ़ा, दहशत गर्दी की बला। ये कोई हवाई बातें तो नहीं है, तारीख उठा कर देख लें। पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी की छोटी बड़ी वारदातों के ताने बाने हमेशा अफ़गान सरजमीन पर ही जाकर मिलते हैं। अभी ताज़ा तीन जो वाक़या है ये क्या जी, ये वज़ीरिस्तान का है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हाल ही में शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गुलाम खान में 7 दहशतगर्द मारे गए और हलाक दहशतगर्दों में एक अफ़गान बाशिंदा निकला जिसकी शनाख्त मलिकुद्दीन मसबा के नाम से हुई है। और इसीलिए पाकिस्तानी हुकूमत बार बार अफ़गान हुकूमत से इसरार करती है कि वो अपनी सरजमीन का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल रोके, क्योंकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो वाहिद वजह है वो अफ़गान सरजमीन से दहशतगर्दों की दरअंदाजी है। ये बात हम बार बार बताते हैं। अफ़गान तालिबान ने वादे बहुत किए मगर कलअदम TTP के ख़िलाफ़ कोई मुस्बत पेशरफ देखने में नहीं आई है। ज़राए का ये कहना है कि दहशतगर्दों के तमाम ठिकानों का इल्म होने के बावजूद अफ़गान तालिबान कार्रवाई में नाकाम रहे हैं। माजी में भी अफ़गान सरजमीन से दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में खून की होली खेली और ज़राए के मुताबिक कलअदम TTP दहशतगर्द कारी अमजद, हाफिज़ गुलबहार अफ़गान सरजमीन पर अफ़गान तालिबान के ज़ेरे साया मौजूद हैं। अफ़गान जो हुकूमत है दहशतगर्दों को मुसल्ला बल्कि शहरियों को भी पाकिस्तान पर हमले के लिए इस्तेमाल कर रही है। अब ऐसे में पाकिस्तान इंतहाई तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहा है। अब मेरे नज़दीक जो 2 वजूहात हो सकती हैं इसकी, एक तो ये कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत का अपने मुल्क पर कंट्रोल नहीं है, और दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि अफ़गान हुकूमत TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करना चाहती हो। लेकिन वजह कोई भी हो, खुमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ता है। अच्छा, पाकिस्तान की सोच ये जो पाक अफ़गान ताल्लुकात हैं ये मुश्तरका मज़हब भाईचारे पे मबनी है, लेकिन अगर दूसरी तरफ हम सूरत हाल देखें तो वो ये कि जी 2 साल में अफ़गान सरजमीन से जो दहशतगर्द कार्रवाई हैं उसमें इजाफा हुआ है। जब से अफ़गान तालिबान की हुकूमत बनी है पाकिस्तान में दहशतगर्दी में 60% इजाफा हुआ है। खुदकुश हमलों में मुलविस अफराद में 15 अफ़गान शहरी थे और पाकिस्तान ने हर तरह से मुश्किल हालात में अफ़गानिस्तान का सिर्फ साथ दी है। दहशतगर्दों की फ़हरिस्त अफ़गान अबूरी हुकूमत को भेजी गई, लेकिन तंग आकर इसे एक बार खुद भी अफ़गानिस्तान के अंदर फ़ज़ाई कार्रवाई करना पड़ी। अब मैं ये कहती हूँ कि संजीदा मामला है, हमारी हुकूमत और जो सिक्योरिटी इदारे हैं उसको इस हवाले से फ़ौरी इक़दामात उठाने चाहिए। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म हाउस में वफाकी काबीना के अराकीन का ईरानी सदर के साथ तारुफ करवाया गया, जबकि ईरानी सदर ने भी अपने वफ्द के अराकीन का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से तारुफ करवाया। अच्छा, इस मौके पर इस्लामाबाद की एक शाहरा को ईरान एवेन्यू का नाम दिया गया और दोनों शख्सियात ने ईरान एवेन्यू शाहरा का इफ्तिताह किया। ईरानी सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अर्थ डे की मुनासबत से पौधा भी लगाया और ईरानी सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ 1-on-1 मुलाकात भी हुई है। ईरानी सदर ने पुरतपाक इस्तकबाल किए जाने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और मौसलाती रवाबित बढ़ाने के हवाले से बातचीत हुई। अच्छा, दोनों रहनुमाओं ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए ख़ासतौर पर पाकिस्तान ईरान मुश्तरका कोशिशों पर भी इत्तफ़ाक़ किया है और इस बात पर भी इत्तफाक किया गया है कि अगले 5 बरस में 2 तरफ़ा तिजारत का हुजूम 10 अरब अमरीकी डॉलर्स तक बढ़ाया जाएगा। ईरानी सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए और दोनों ममालिक की जानिब से 8 शोबों में ताउन के लिए मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। और इस दौरे के मुल्की मईशत पर आखिर क्या असरात होंगे, बड़ी अहमियत का ये हामिल दौरा। करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा ज्वाइन करने के लिए। अरे डॉक्टर साहिबा, ऐसे वक्त में कि जब एक जानिब इसराइल और दूसरी जानिब ईरान का वाक़या चल रहा है, तो कितनी अहमियत का हामिल है ये दौरा? देखिए, ये बहुत अहम दौरा है क्योंकि 2016 के बाद ये पहली दफ़ा जो है 8 साल के बाद जी इस शता के ऊपर ईरानी सदर जो है पाकिस्तान का दौरा करे हैं। लेकिन ये सिर्फ वो खुद बजाते खुद दौरा नहीं करे, वो अपने साथ एक बहुत बड़ा वफ्द भी लेके आए हैं और ये वफ्द की लाने की बुनियाद भी यही है कि वो ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात हैं उनको बेहतर किया जाए और उनके अंदर किसी किस्म की मजबूती लेके आई जाए जो ज़मीनी तौर पे दोनों ममालिक के लिए ताल्लुकात को बेहतरी करें। इसके अंदर आपकी सिक्योरिटी के मामलात, इसमें आपकी तिजारत के मामलात, बिलखसूस जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आप चाहते हैं कि पाकिस्तान और ईरान की जो सरहद है वो जो है एक फ्री ट्रेड एरिया के तौर के ऊपर बन सके, यानी कि एक ऐसी जगह बन सके जहाँ तिजारत जो है एक उसका एक मरकज़ बन सके। तो ऐसी सूरत हाल में जैसे कि आपने सवाल किया मशरक़ वस्ता के नस्बत से, तो ये बहुत ज़रूरी है ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए लेकिन उससे भी बढ़ के ईरान के लिए, क्योंकि अगर ईरान जो है अपने तमाम जो इलाकाई ताकतें हैं उनके साथ जंग करता हुआ या किसी मुसीबत में देखा जाएगा तो जाहिर है ईरान के ख़तरात में इजाफा होएगा, कमी नहीं आएगी। तो ये उनकी तरफ से बेहतरीन मेरे ख्याल से हिकमत अमली है और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने भी इस हिकमत अमली का किया। अच्छा डॉक्टर मारिया, ये पाकिस्तान और ईरान ने तिजारती जो हुजूम है वो 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है, तो अभी तिजारत के हवाले से आप भी बात करी थी, तो आपको क्या लगता है कि कौन से शोबे हैं जिन पर तिजारती ताउन बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, 3-4 चीज़ें तो ऐसी हैं जो कैसे आप एक तरह से कह सकते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। सबसे पहले तो तेल के जो मामलात हैं उसके अंदर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक बहुत बेहतर ताउन हो सकता है। इसकी बुनियादी जो कमी है उसकी वजह ये नहीं है कि तिजारत का हुजूम नहीं है जिसके अंदर आप इजाफा कर सकते हैं। मसला ये कि इस वक्त पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कोई करेंसी स्वैप एग्रीमेंट मौजूद नहीं है, क्योंकि इस वक्त ईरान के ऊपर तकरीबन 900 से ज़ायद जो है मुख्तलिफ किस्म की अमरीकन पाबंदियाँ आयद हैं, जिसकी वजह से एक अमरीकी जो डॉलर है किसी भी ईरानी शहरी के लिए खरीदना नामुमकिन है। इसका मतलब यह है कि कोई भी तिजारत उनके साथ करना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि इसके साथ साथ ऑयल एंड गैस के अलावा आपके पास बहुत सारी जो चीज़ें हैं ईरान से, आपके पास जैसे कार्पेट्स हैं, बस इससे भी बढ़ के जो बलूचिस्तान के जो इलाके हैं उसके अंदर आप देखते हैं कि दूध है, खजूरें हैं, बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, उसके बाद ईरान के ठप्पे लगते हैं, फिर वो वापस पाकिस्तान के अंदर सेल होती हैं। तो इस लिहाज से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर निजी सनतकारी की जा सकती है और सनतकारी के जरिए अब आगे बढ़ सकते हैं। फिर IT का शोबा जो पाकिस्तान में बहुत हद तक आगे है, उससे ईरान को फ़ायदा हो सकता है। इस तरह उससे भी बढ़ के जो सबसे बड़ा मेरे ख्याल से जो फ़ायदा है वो होगा अगर गवादर जो है चाबहार के लिए एक सिस्टर पोर्ट बन जाता है, क्योंकि जो चाबहार है उसकी जो मुख्तलिफ जो आप कहते हैं समुद्री तह जो डेप्थ है वो तकरीबन 2 मिलियन से 20 मिलियन के MNT के बराबर है, जबकि गवादर इसके मद्दे मुकाबल तकरीबन 400 से 800 MNT है। इसका मतलब ये कि जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव खुलता है उसमें ये एक सिस्टर पोर्ट के तौर पे जो ओवरफ्लो कर जाता है, उस लिहाज से भी इसको बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो एक लिहाज से दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत की जो एक तरह आप कह सकते हैं बुनियाद है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी तक जो ख़ास एक तरह कह सकते हैं ना तरजीहात कि इसको स्टेबल किया जाए वो नहीं किया गया पाकिस्तान की तरफ से, ईरान की तरफ से भी, क्योंकि ये सारा कुछ स्मगल हो रहा है इस वक्त।
और ये इस वक्त ईरान के इंटरेस्ट में है, क्योंकि ईरान के ऊपर बहुत सारी जो है सैंक्शंस लगी रही हैं। लेकिन अब जो ईरानी सदर की जो विजिट है उससे ये बात वाज़ेह तौर पे उभरती है कि उनकी तरफ से भी संजीदगी पाई जा रही है कि वो चाहते हैं कि साथ मुंसलिक ऑर्गेनाइज क्राइम है या दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं उसको उसके अंदर कमी लेके आई जाए, तजारत के हजूम के अंदर इजाफा किया जाए और ईरान की इकॉनमी को भी और पाकिस्तान की इकॉनमी को भी इसका कोई फ़ायदा हो। ठीक है जी। अच्छा, रिफत मसूद साहिबा ने हमें डॉक्टर साहिबा ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया रिफत साहिबा आपका वक्त देने के लिए। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा भी सेगमेंट में हमारे साथ हैं। रिफत साहिबा, ये ईरानी सदर का जो दौरा है पाकिस्तान का बड़ी अहमियत का हामिल है और 8 साल के बाद ये मेरे ख्याल से पहला दौरा है ईरान की जानिब से वक्त के हमरा वो आए हैं। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कैसे देखती हैं आप इसकी अहमियत को, कैसे बयान करेंगी? देखिए जी, इसकी तो अहमियत बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि ये सदर रईसी का पहला दौरा है पाकिस्तान में। और दूसरी बात ये है कि जब से ये नई हुकूमत आई है पाकिस्तान में, तो पहला हेड ऑफ स्टेट जो विजिट करता है पाकिस्तान को वो ईरान का सदर है। तो इसलिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैसेज दुनिया को भी जाता है कि हम ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा बराबर मुल्क है, उसको हम कितनी अहमियत देते हैं। और ईरान भी जो है ना ये मैसेज भेजना चाह रहा है कि पाकिस्तान के साथ उनके बहुत गहरे और दरीना ताल्लुकात हैं। ख़ास तौर पे जब आजकल जो मिडल ईस्ट की सिचुएशन आप देख रहे हैं जो गजा में और फ़लस्तीन में हो रहा है, इसका भी बड़ा अच्छा मैसेज जाता है इजराइल को भी और बाकी ममालिक को भी कि पाकिस्तान और ईरान जो है ना एक पेज पे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने आज वाज़ेह कर दिया है कि गाजा पे वो उनके कितना सपोर्ट है। दूसरी बात ये है कि जो जनवरी में पिछले दिनों जो 2 महीने पहले हमारे जो ताल्लुकात थोड़े से ख़राब हो गए थे, जो तनाज़े आ गया था हमारे बीच में बॉर्डर पे, तो ये भी एक पेशरफ्त हुई है ईरान की तरफ से और हमारी तरफ से भी कि हम जो है ना अपने मामला जो बॉर्डर की सिक्योरिटी के हैं वो हल कर सकें। और प्राइम मिनिस्टर की और सदर रईसी की इस सारे मौज़ूआत पे बहुत गहरी गुफ्तगू भी हुई है और यकजहती भी है। और दोनों ममालिक जो है ना चाहते हैं कि इस खित्ते में जिस तरह भी अमन आ सकता है वो मिल के इस खित्ते में अमन लाएं, खा वो फ़लस्तीन का इशू हो, खा हमारे बॉर्डर के अपने इशू। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी जो कि मुसलसल ताख़ीर का शिकार है। तो क्या इस दौरे के बाद आपको लगता है कि इस मामले में भी हम देखते हैं कि बेहतरी आएगी, इसकी तकमील की कोई सूरत आपको नज़र आती हो? क्योंकि अमेरिका भी पहले तंबीह कर चुका है पाक ईरान पाइपलाइन मंसूबे पर, और इस मुलाकात के असरात ख़ासतौर पर अगर मैं पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से भी बात करूँ उस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मुझसे मुखातिब हो रहे हैं ना? डॉक्टर साहब से मेरा सवाल था। डॉक्टर साहब आपने सुना है? जी जी नहीं जी, मैं आपकी तरफ ये सवाल लेकर आती हूँ। मैं सवाल जरा दोहरा देती हूँ। मैं ये जो गैस पाइपलाइन मंसूबा है पाक ईरान, उसके हवाले से बात करना चाह रही थी कि ताख़ीर का शिकार है, तो उसमें भी कोई आप बेहतरी की सूरत देखती हैं इस दौरे के बाद? तो खासतौर पे जो अमेरिका ने तंबीह की है इस हवाले से, तो पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से भी, और दूसरा ये पूरी जो सूरत हाल है पाइपलाइन मंसूबे की, उस पर मैं जानना चाह रही हूँ आपकी राय। देखिए, ये थोड़ा सा मुश्किल मामला है, क्योंकि इस वक्त जैसे मैंने कहा कि ईरान की सनतों के ऊपर अमेरिकन पाबंदियां आयद हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि ये यकतरफा पाबंदी है जो उन्होंने उनकी तनसीबात से निकाल के उनके अफराद के ऊपर भी लागू कर दी। अब ऐसी सूरत हाल में अगर आप किसी भी ईरानियन कंपनी के साथ काम करते हैं या ईरान के साथ किसी ऑयल कंपनी के साथ काम करते हैं, तो फिर आपकी उस कंपनी के ऊपर भी पाबंदी आयद होगी। इस वक्त जो पाकिस्तान की तरफ से जो ईरान के अंदर जिस कंपनी ने इसको पूरा किया है वो रोस्प्रॉम है, यानी कि वो रूसी एक कंपनी है। आप ये कर सकते हैं कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान उसी कंपनी को कह सकते हैं कि वो कंपनी यहाँ से आके वो पाइपलाइन का वो हिस्सा कंप्लीट करे। लेकिन उससे भी बढ़ के सबसे बड़ा बात यह है कि वो जो पाइपलाइन है, अगर आपको याद हो टापी का जो इनिशिएटिव था, जो बाकी इनिशिएटिव्स थे, उसके अंदर जो है एक कलीदी किरदार अदा करना था। लेकिन जैसे जैसे वो पाइपलाइन की जो ड्रीम्स हैं वो तब पीछे गई, अमेरिका के जो है तरजीहात हिंदुस्तान के साथ ज़्यादा मुंसलिक हुए, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है उसके अंदर उस तरह नहीं जा सकी। तो इस वक्त फिर अफगानिस्तान की तरफ से भी जो चीज़ कही गई उसके अंदर भी वो भरपूर तरीके से वो आगे नहीं बढ़ सकी। यही वजह है कि इस वक्त अगर आपने इन चीज़ों को डील करना है तो आपको फाइनेंशियल नेटवर्क को देखना होगा, फिर आपको ये देखना होगा कि इस साइड की आपने पाइपलाइन को कंप्लीट करना है उसको आप कैसे करते हैं, और फिर इसमें ज़ाहिर है कि आपको क्या फ़ायदा होगा और ईरान को क्या फ़ायदा होगा, ये तमाम चीज़ें आपको देखनी होगी। सबसे बढ़ के मैकेनिज्म क्या होगा जिसके तहत जो मुश्तरका मफादात हैं, मुश्तरका फ़वाइद है, वो देखने होंगे दोनों तरफ के। ठीक है।
अच्छा, यही सवाल लेकर मैं रिफत साहिबा आपकी तरफ आऊंगी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे क्या है, आपका एनालिसिस क्या है? हाँ जी, बिल्कुल डॉक्टर साहिबा ने बिल्कुल सही कहा है कि ये सैंक्शंस की वजह से जो है ना इस पाइपलाइन में जो है ना मसले मसाइल आए हैं। लेकिन इसमें 2-3 चीजें मैं जरा वाजे करना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो हिस्सा रहता है पाइपलाइन का बनाने का, वो तो हमारे मुल्क के अंदर है, वो ईरान के साथ तो अभी उसको हम नहीं जोड़े। बेसिकली गवादर अगर नवाब शाह की पाइपलाइन बिक जाए तो वो तो एक शुरुआत होगी। दूसरी ये है कि गैस जो है ना इटसेल्फ इज नॉट अ सैंक्शन आइटम। जो सैंक्शन है वो है पैसा, जो जिस पैसे से वो ली जाएगी। अब उसके लिए भी बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि सैंक्शन जो लगे हुए फाइनेंशियल सेक्टर में लगे हैं, बैंकिंग सेक्टर में लगे हैं, वो डॉलर्स में हम तजारत नहीं कर सकते, लेकिन हम और तरीके निकाल सकते हैं। बार्टर हो सकता है, करेंसी एक्सचेंज हो सकता है, और उसके अलावा जो है ना हम किसी और करेंसी में भी जो है ना पेमेंट प्लान कर सकते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर हमारी पॉलिटिकल विल है, अगर हम वाकई में चाहते हैं, पहले तो हमने ये सवाल अपने आप से करना है कि भाई आया बाकी हमें ये गैस पाइपलाइन का मंसूबा मुकम्मल करना है या नहीं करना है। बस इसी तरह जो है ना बहाने बना के और दे के और वक्त आपने सॉरी मैं बात काट रही हूँ, आपने अगर की बात की ना, तो क्या ये सारा हमारे इख्तियार में? जी बिल्कुल हमारे इख्तियार में है। उसकी वजह यह है कि हमने फैसला करना है हमने फैसला करना है कि आया हमने अमेरिका को ये बावर कराना है कि जी देखिए गैस, इस पे मैं आपकी तरफ भी आऊंगी डॉक्टर साहिबा जी रिफत साहिबा प्लीज कंटिन्यू। गैस हमारी जरूरत है और हमें गैस चाहिए, और इसलिए आप जो है ना हमें जब आप ईरान दूसरे मुल्कों के साथ गैस और तेल और बिजली और दूसरे ट्रेड कर सकता है तो हमारे साथ क्यों नहीं कर? पहली बात होगी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि फिर अब मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि ये सिर्फ सैंक्शंस की बात की हद तक नहीं है। सैंक्शंस का बहुत बड़ा रोल है, नो डाउट, लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है कि हमारे अंदर भी जो है ना कभी हम हाँ करते हैं, कभी हम ना करते हैं। इतने साल हो गए हैं, जब ये गैस पाइपलाइन पहले बिकती थी उस वक्त तो ये बैंकिंग सेक्टर पे सैंक्शन नहीं लगे थे और हम इसको मुकम्मल कर सकते थे। अब इसीलिए मैं ये समझती हूँ कि हमें पहले खुद फैसला करना है कि हम चाहते हैं कि गैस हम ईरान से रहें। अगर हम चाहते हैं तो जब आपके पास पॉलिटिकल एक विल हो ना, रास्ते भी निकल आते हैं, नेगोशिएशन हो जाती हैं। आप जो है ना लोगों से बातचीत, अमेरिका को भी समझा सकते हैं, दूसरे ममालिक जो आपके साथ नहीं चाहते कि गैस आप ईरान के साथ तजारत करें, उनको भी आप समझाएं। लेकिन यू फर्स्ट हैव टू हैव योर ओन पॉलिटिकल विल, योर डिसीजन। आप एक डिसीजन लेके आप एक साबिक सफीर हैं, आप अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर बड़ी अहम बात कर रही हैं रिफत साहिबा। मैं डॉक्टर मारिया आपका भी पॉइंट लेना चाहूँगी इस पर कि अमेरिका को जैसे कि रिफत साहिबा ने कहा कि बावर करवाना ज़रूरी है, ये आसान है आपके मुताबिक अगर हम प्रैक्टिकली बात करें? देखिए प्रैक्टिकली अमेरिका इस वक्त जो है सबसे बड़ी ताकत है दुनिया में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपने ये भी देखना है कि इन सैंक्शंस को अगर आपने इनसे बाहर निकलना है तो आपको एक पूरी हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी और आपके दरमियान जो पेचीदा मसाइल हैं उनको भी दूर करना होगा। ये नहीं हो सकता कि एक तरफ तो आप इतनी बड़ी तजारत की बात करें, दूसरी तरफ हमारे पास BLA और इस किस्म के जितने भी जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसी तरह कुछ ईरानी तहफ़्फ़ुज़ात भी उनके पास हैं। तो इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किए बगैर आपको एक पूरे फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान ईरान मामलात को आगे लेके बढ़ना होगा। फिर इससे भी ज़्यादा जो अहम बात है वो ये है कि आप फाइनेंसिंग कैसे करेंगे, क्योंकि जब आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आपने ये देखना है कि उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक बात ज़रूर है जो हम जिसका फ़ायदा उठा सकते हैं, वो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, क्योंकि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो पैसे मिलते हैं वो ईरान को भी मिलेंगे और पाकिस्तान को भी, क्योंकि जो दोनों जो ममालिक हैं वो एक तरह से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के 7 कलीदी ममालिक में से हैं। तो ये एक आपके पास एक फ्रेमवर्क आ सकता है, लेकिन उसके लिए भी आपको सिर्फ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट काफ़ी नहीं है, आपको फाइनेंसिंग चाहिए, आपको एक सॉलिड फाइनेंसिंग चाहिए और सॉलिड फाइनेंसिंग के अलावा आपको पूरा मैकेनिज्म भी चाहिए कि उस मैकेनिज्म के तहत आपको क्या फ़ायदा होगा। फिर आप पाकिस्तान अफगानिस्तान जो ट्रांजिट ट्रेड है उसके लिए भी आपको कुछ नई हदूद का जो है अहाता करना होगा, ताकि ये जो तेल है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तक ना जाए, आप अफगानिस्तान भी बेच सकें और आपको कुछ फ़ायदा हो बतौर रियासत। तो ये मामलात हैं, इसमें जाहिर सी बात है बिल जो है अहमियत रखता है, लेकिन उससे भी बढ़कर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन तमाम चीज़ों का एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाएं, उस फ्रेमवर्क के तहत आप आगे बढ़ें।
अच्छा, हम भी आगे बढ़ते हैं। रिफत साहिबा, ये जो माजी करीब में हमने देखा है कि ईरान की जो पाकिस्तान के साथ होने वाले जो वाक़यात हैं वो आपके सामने हैं, तो आपको लगता है कि इस दौरे से उन मामलात पे के हवाले से भी गुफ्तगू होगी, चीज़ें क्लियर होंगी, बर्फ़ पूरी तरह से पिघलेगी, मामलात में बेहतरी होगी? बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए जी, ये जो मामलात है ना, जो अभी पिछले दिनों तनाज़ा हमारा हुआ था और हमारे जो ना ये ईरानियन मिसाइल के ड्रोन के स्ट्राइक्स इधर हुए थे, हमने भी किए थे जनवरी में, ये कोई नई बात नहीं है। ये पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है वो बहुत अरसे से अनस्टेबल रहा है और हमने बहुत सारे मैकेनिज्म, दोनों मुल्कों ने काफ़ी सालों से हम इस पे काम कर रहे हैं कि कोई मैकेनिज्म हम बनाएं जिससे जो है ना हम ये बॉर्डर को सिक्योर कर सकें। अब बात ये है कि उसमें भी दूसरा एक फ्रेमवर्क की बात डॉक्टर मारिया सुल्तान ने की, तो फ्रेमवर्क में ये भी आता है। देखिए कि आप एक चीज़ को भी दूसरी चीज़ से अलग कर सकते हैं। जियो इकोनॉमिक्स बहुत ज़रूरी है, तजारत बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब तक कि आपकी सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक आपके जन बेनिफिट्स होंगे आप कुछ नहीं कर सकते। अब हमने बहुत काम किया था इस बॉर्डर के ऊपर, मैकेनिज्म बनाए हैं, हमने फेंसिंग भी की है, हमने जो है ना बॉर्डर मार्केट खोली हैं ताकि स्टेक्स बढ़ जाए, ताकि जो है ना तजारत हो सके, बॉर्डर के हद तक तजारत हो, लोकल कम्युनिटीज को फायदा हो, और जो है ना फिर जो है ना ये इन्फिल्ट्रेशन को हम बंद कर सके, इंटेलिजेंस शेयरिंग करें, ये सब चीज़ें हम करते हैं। अब ये जब स्ट्राइक्स हुई थी जो जनवरी के बाद, फिर हमने मजीद इन मैकेनिज्म को रिविजिट किया और उनको और स्ट्रेंथन किया, और यकीनन आज जो आए थे सदर साहब आए थे और जो गुफ्तगू हुई, तो डेफिनेटली जो है ना ये बातें डिस्कस हुई होंगी कि हम मजीद क्या कर सकते हैं ताकि हमारा बॉर्डर जो है ना इस्तेमाल ना हो बाय टेररिस्ट या बाय अदर मिसक्रिएंट्स के वो जो ना मामला हमारे बीच में खराब करे। ठीक है, ये लास्ट में मैं ज़रा एक लाइटर नोट पे बात करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, आपके हाथ में हमने बिल्ली देखी है, बड़ी प्यारी है, कैट्स वैसे बड़ी प्यारी होती हैं, तो मेरे पास भी हैं, ये नाराज़ भी हो जाती हैं, इनके मूड स्विंग्स भी होते हैं, जब नाराज़ होते हैं उनको मनाना पड़ता है। तो मैं एक सवाल मेरे जहन में आया यहाँ से कि जब हमारे कुछ दोस्त होते हैं जिनमें किसी एक की दूसरे से नाराज़गी हो और हमने सबको साथ लेके चलना होता है, तो कितना चैलेंज होता है उस बंदे के लिए जिसने सबके साथ चलना है और आपस की उनकी नाराज़गियाँ उनको भी मैनेज करना है, बैलेंस करना है। देखिए, चैलेंज तो बहुत ज्यादा है, छोटा चैलेंज तो है नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें कुछ चीजें हैं, कुछ हद तक आप जा सकते हैं, कुछ हद से आगे आपके बढ़ना मुमकिन नहीं। बहुत सारी चीजें पाकिस्तान चाहता है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी तरजीहात तब्दील होती रहती हैं। आपकी इस वक्त जो है सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त आप अपनी इकोनॉमी को जो है सर फहरिस्त रखना चाहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अगर आप डिफेंस बजट ही देख लें तो उसमें तकरीबन -13% उसके अंदर कमी आई है, और उसके साथ आपके जो डेवलपमेंट बजट है उसके ऊपर आपने फोकस करने की कोशिश की है, जबकि इस वक्त सारी दुनिया में जो दफाई बजट है उसके अंदर इजाफा हो रहा है। तो ये इस बात की अक्कासी करते हैं कि आपकी जैसे जैसे वक्त बदलता है, जैसे जैसे आपके बैनुल-अक़वामी मामलात बदलते हैं, उसके साथ साथ आपके ऊपर एक इम्पैक्ट भी आता है, जिसमें कुछ चीज़ें आपके हाथ में होती हैं, कुछ चीज़ें आपके हाथ से बाहर होती हैं। चैलेंज बड़ा है, लेकिन ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद बात करूंगी मैं गुजरात के कसाब नरेंद्र मोदी की। वेलकम बैक नाजरीन। गुजरात का कसाब एक नंबर का झूठा है, ये बात अब भारती भी बड़े अच्छे तरीके से जान गए हैं। भारतीय इंतखाबात के पहले मरहले में मोदी को दांतों पर पसीना आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका झूठ, मजहबी इस्तेसाल, इंतहा पसंदी समेत कोई भी मंजन नहीं बिखरा। फ्रॉडिये मोदी के झूठ और मुस्लिम दुश्मनी के बयानात को लेकर कांग्रेस के राहुल गांधी ने कड़ी तनकीद की है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि पहले मरहले की रायदही में मायूसी हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का मयार इतना गिर गया कि घबरा कर वो अब आवाम को मसाइल से भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने इंतखाबी जलसों के दौरान वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए गए बयानात पर सख्त तरीन रद्द अमल का इजहार किया है। कांग्रेस के साबिक सदर ने कहा, जरा सुनिएगा, कि कांग्रेस के इनकलाबी मंशूर को बड़े पैमाने पर मिल रही हिमायत के रुझानात आने शुरू हो गए हैं और मुल्क अब अपने मसाइल पर वोट करेगा और इसके साथ साथ अपने रोज़गार, अपने ख़ानदान और अपने मुस्तकबिल के लिए वोट करेगा और भारत भटकेगा नहीं, उन्होंने लिखा। राहुल गांधी ने मोदी के मुस्लिम दुश्मन बयानात की भी बात की और बेशरम मोदी ने अपनी एक तकरीर के दौरान मुसलमानों का हवाले से तबसरा किया था कि पहले जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो उन्होंने कहा था कि मुल्क की जो दौलत है उस पर पहला हक मुसलमानों का है, और मोदी ने झूठा दावा ये किया है कि इसका मतलब ये है यानी कांग्रेस वाले
भारतीयों की दौलत जमा करके मुसलमानों में तकसीम करेंगे, जिनके बच्चे ज़्यादा हैं उनमें तकसीम करेंगे। और मोदी ने झूठ बोला कि कांग्रेस ये दौलत दरअंदाजों में तकसीम करेगी, यानी उसने मुसलमानों को दरअंदाज कहा है। इस बेशरम इंसान ने हिंदू वोटर्स की हमदर्दियां लेने के लिए झूठ बोला कि कांग्रेस भारतीय हिंदुओं की मेहनत का पैसा दरअंदाजों को देगी। इसने हिंदुओं से सवाल किया है कि क्या आपको ये मंजूर है, जिस पर लाजिम सी बात है कि मजमे ने जारी बात है नाम है जवाब दिया है ना। और ये हकीकत है कि मोदी अब तक ऐसे ही मुस्लिम कुछ जो इक़दाम हैं, मुस्लिम दुश्मन जो बयानात हैं, उनके ज़रिए अपने इंतखाबात, अपने इलेक्शन जीतता आया है। कभी हिंदुत्व की बात करता है, मगर सच क्या है, हकीकत क्या है कि इस बार नरेंद्र मोदी की दाल गलती नज़र नहीं आ रही। क्योंकि अब सुनते जाइएगा, आम जो भारतीय की सोच है वो बदल रही है, जिसका असर भारतीय इलेक्शंस में, इंतखाबात में नज़र भी आ रहा है। भारत की ज़रा गौर से सुनिएगा, 18वीं जो लोकसभा के इलेक्शन है उसके जो 7 मरहले होते हैं, आपको पता है, इसमें से सबसे पहले मरहले के इख्तिताम पर जो अदादो शुमार आए हैं वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। वो फैक्ट्स मैं आपके सामने फिगर्स शेयर कर देती हूँ। इस बार जो 2019 के इंतखाबात के 69% जो वोट हैं उनके मुकाबले में सिर्फ 63% वोट पड़े हैं, यानी टर्नआउट कम हो गया। अब दूसरा जो 102 नशिस्तें हैं उस पर हुए इंतखाबात में अगर आगे नज़र आती है तो डीएमके नज़र आती है, जो कौम परस्ती, हिंदुत्व मुखालिफ एजेंडे पर तमिलनाडु की आप कह लें कि 39 नशिस्तों पर, एक आध के सिवा ज़्यादातर जो नशिस्तें हैं उस पर बाकायदा हावी नज़र आती है। अच्छा, मगरबी बंगाल, उसके कूच बिहार, कर्नाटक और मगरबी जो यूपी है, राजस्थान है, वहाँ पे सख्त मुकाबले के पेश नज़र 400 से ज़ायद नशिस्तों पर बीजेपी की जो कामयाबी है उसके दावों को सख्त धचका लगा है। और पहले मरहले के इलेक्शन से एक दिन पहले रामलीला के जश्न के बावजूद हिंदुत्व लहर ज़्यादा असरअंदाज नहीं हो पाई है। एक सर्वे ये बताता है, एक सर्वे के मुताबिक 70% यानी 70% हिंदुस्तानियों के ख्याल में भारत सिर्फ हिंदुओं का नहीं बल्कि सबका मुल्क है। और इसलिए उम्मीद यही है कि इस बार मोदी इंतखाबात में मुंह के बल गिर जाएगा। और भारत के इंतखाबी माहिरीन के ख्याल में जो लोकसभा की 543 नशिस्तें हैं उनमें से सिर्फ 260 पर बीजेपी को सबकत हासिल हो सकती है। और जो 243 हैं, 243 नशिस्तें, उस पर इलाकाई जो पार्टियां हैं कांग्रेस से सख्त मुकाबला है। और 100 नशिस्तों पर बीजेपी गैर मौसिर है। अब इससे लग ये रहा है कि भारतीयों ने नरेंद्र मोदी कह लें, दरिंदर मोदी कह लें, उसको वाज़े पैगाम दे दिया है कि इस बार ये जो नफ़रत का चूरन है, जो हेट है, उसका सोचना भी ना। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।